हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जाओ से होती है, जो एक स्वीपर का काम करती है। वो एक घर को क्लीन करने के लिए आती है, जिसकी हालत देखकर उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फीमेल के अंडर गारमेंट्स पड़े हुए होते हैं। वो उन्हें साफ करते हुए बोल रही होती है, हर एक आदमी ना एक जैसा ही होता है, उनको रोज रोज नई लड़कियाँ चाहिए होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड को छोड़कर वो अपने फोन में उसका फोटो देखने लग जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड उसे फ्लावर्स देता है और उसे बोलता है, मैं ना बहुत सारे पैसे जोड़ रहा हूँ ताकि एक घर खरीद सकूँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। प्रेजेंट में जाओ खुशी खुशी उस घर को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि डस्टबिन में एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसे वो गालियाँ देकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो बंदा अपने फेस पर लगा हुआ कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जाओ का बॉयफ्रेंड ही होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्यूनरल का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर यैन अपने ग्रैंडपा की फोटो के सामने अगरबत्ती लगा रहा होता है। वो 3 बार अगरबत्ती जलाता है और 3 बार झुककर उन्हें प्रणाम भी करता है। यैन का मैनेजर उसे बोल रहा होता है, हमें जल्द से जल्द ना ग्रैंडपा की पोती को ढूंढना होगा और तुम्हें उससे शादी करनी होगी, क्योंकि ग्रैंडपा ने जो वसीयत बनाई है उसमें लिखा हुआ है, जो भी जल्दी से जल्दी उनकी पोती को ढूंढकर उसके साथ शादी करेगा उसी को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा ने कुछ लोगों को अडॉप्ट किया था, जिसमें से यैन भी एक होता है। यैन अपने मैनेजर से पूछता है इस बारे में और कौन कौन जानता है। मैनेजर बोलता अभी तक तो किसी को नहीं पता। जिसके बाद यैन अपना दिमाग चलाता है और बोलता है, मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर निकालो जिसको मैं साबित कर सकूं कि वो ग्रैंडपा की पोती है और उसके बाद मैं जल्द से जल्द उससे शादी कर सकूं। इसके बाद हमें जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि यैन के घर पर ही काम करने के लिए आई होती है। जियाओ तो इतना आलीशान और बड़ा घर देखकर शौक ही हो जाती है और बहुत सारे नौकरों को देखने के बाद बोलती है, यहाँ पर कितने सारे नौकर हैं, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए बुलाया गया है। वैसे भी ये लोग इतने ज्यादा अमीर है तो हमें लोगों के तो चोचले होते ही हैं, उनको तो हर काम के लिए एक अलग इंसान चाहिए होता है। जिसके बाद वो उस घर की फोटो भी क्लिक कर लेती है, पर वो उस फोटो को पोस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट हो जाती है। तभी एक मेड आकर उसे बोलती है, आपको जल्दी से अंदर आकर अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। इधर मैनेजर यैन को बहुत सारी लड़कियों के फोटो दिखा रहा होता है। जैसे ही मैनेजर उसे पहली लड़की का फोटो दिखाता है तो यैन बोलता है, इसका चेहरा तो एकदम सूखा हुआ लग रहा है। जिसके बाद मैनेजर उसे दूसरी लड़की का फोटो दिखाता है। यैन बोलता है, इसका फेस तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जैसे ही वो तीसरी लड़की का फोटो दिखाता है तो यैन बोलता है, ये आप कैसी लड़कियों की फोटो दिखा रहे हैं, क्या चाइना में कोई अच्छी लड़की बची नहीं है। जिसके बाद वो उनके हाथ से एल्बम लेकर खुद ही उन लड़कियों के फोटोज को देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है। जैसे ही यैन उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। मैनेजर भी बोलता है, इस लड़की की आंखें और आईब्रो तो एकदम ग्रैंडपा से मिलते हैं। लेकिन यैन अपने मैनेजर को इशारा कर वहाँ से भेज देता है ताकि वो शाओ का बायोडेटा ले सके। जिसके बाद वो जियाओ को बैठने के लिए बोलता है। जियाओ भी बड़ी खुश होकर बैठ जाती है। वो जियाओ से उसकी आईडी मांगता है तो वो भी उसे अपनी आईडी दे देती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। उसने 2 मिनट में ही उसका पूरा बायोडेटा निकाल लिया होता है। वो बताता है इस लड़की के पेरेंट्स नहीं है और ना ही घर है और ना ही कोई रिश्तेदार है, ये अनाथ लड़की है। ये सुनते ही यैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मैनेजर को बोलता है, ये लड़की ना एकदम सही है। जियाओ उन लोगों को बोलती है, आप लोग मेरी चुगली क्यों कर रहे हैं। यैन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई चुगली नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सीधे सीधे बोलूंगा, बातें घुमाऊंगा नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो। वो बोलती है, ये तुम क्या बोले जा रही हो। वो बोलता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद वो वहाँ पर 3-4 लड़कियों को बुलाता है, जो कि पैसों से भरे सूटकेस लेकर आती है। इतने सारे पैसे देखकर जियाओ की तो आंखें ही चमक जाती है। लेकिन तुरंत ही वो ब्रीफ केस बंद भी हो जाता है और बेचारे की आंखों की चमक भी चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो शादी करने से साफ मना कर देती है। यैन उसे एक ब्लैक कार्ड देता है और बोलता है, इसमें ना बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम जिंदगी भर अंधाधुंध खर्च करोगी ना तब भी खत्म नहीं होंगे। वो बोलती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्दी मुझसे शादी भी करेगा। अभी जियाओ के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है।
लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। वो बोलती है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। वो बोलता हाँ मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन तुम गरीब हो, ऊपर से तुम अनाथ भी हो। जियाओ बोलती है तुमने मुझसे कहा था अगर मैं 2 लाख युआन इकट्ठे कर लेती हूँ तो उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे। वो बोलता हाँ जिसे इकट्ठा करने में तुम्हें 3 साल लग गए। उन पैसों को ना तुम अपने पास रखो मेरे ब्रेकअप का मुआवजा समझकर। ये सारी बातें येन भी सुन रहा होता है और बोलता है तुम्हारा प्यार तो बड़ा अनमोल है। जियाओ का दिमाग तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वो येन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके कार्ड को उठाकर बोलती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए सिविल ब्यूरो में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बाकी कपल्स को देख रही होती हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार से बातें कर रहे होते हैं। इन सभी को देखकर जियाओ तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी उनकी नजर एक कपल पर पड़ती है जहाँ पर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई कर रही होती है। ये देखकर जियाओ का तो मुंह ही बन जाता है। इसके बाद येन उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर बोलता है हमारी शादी ना सिर्फ 1 महीने के लिए ही होगी। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें 5 मिलियन और एक विला भी दूंगा। अगर तुम इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जियाओ तो सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाती और तुरंत साइन कर देती है। वो बोलता है तुमने तो एक बार सोचा भी नहीं है। वो बोलती है अगर मैं 1 सेकंड भी सोचती तो उन 5 मिलियन पैसों की बेइज्जती हो जाती। इसके बाद जियाओ जल्दी से येन का हाथ पकड़ कर बोलती है हानी चलो ना हम भी जल्दी से शादी की फोटो क्लिक करवा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। येन उसे बोलता है अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। वो बोलती है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ये बात तुमने मुझे पहले तो नहीं बताई, इसलिए अब इसके 2 मिलियन ना एक्स्ट्रा लगेंगे। येन भी तुरंत मान जाता है। तो वो पूछती है मुझे वो 2 मिलियन कब मिलेंगे? वो बोलता है अभी मिलेंगे ना। जिसके बाद मैनेजर यहाँ पर 2 ब्रीफकेस लेकर आ जाता है जो कि पैसों से भरे हुए होते हैं। जैसे ही जियाओ उन पैसों के सूटकेस को खोलकर देखती है तो पैसों की चमक से उसकी आंखें भी चमक जाती है। वो बोलती है क्या ये मेरा सपना है? जिसके बाद वो जल्दी से उन ब्रीफकेस को बंद करती है और दोनों हाथों में उठाकर बोलती है अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। और फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाती है जैसे कि उसे पैसे कोई छीन ही लेगा। येन अपने मैनेजर को बोलता है इसके पीछे जाओ और ध्यान रखना ये कोई ऐसा काम ना करे जिससे मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। इधर जियाओ का बॉयफ्रेंड जियांग यहाँ पर किसी और लड़की के साथ होता है। जियांग उसे बोलता है मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है और जल्दी मैं तुम्हारे पैसे भी चुका दूंगा। एक्चुअली में जियांग इस औरत के साथ रिलेशनशिप में इसलिए होता है क्योंकि इसने इस औरत से कर्जा ले रखा होता है जो वो चुका नहीं पाया। लेकिन ये लेडी तो 1 नंबर की ठरकी होती है और उस पर टूट पड़ती है। तभी यहाँ पर जियाओ भी आ जाती है और वो इन दोनों को रंग के हाथों पकड़ लेती है और वो जियांग को एक चाटा लगाकर बोलती है इस कद्दू जैसी औरत के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है, और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। वो औरत जियांग को बचाने की कोशिश करती है तो जियाओ से भी धक्का दे देती है जिस पर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जियाओ तो उसे हवा में उठाकर पटक देती है। जियांग उसे बोलता है तुम ना यहाँ से दफा हो जाओ। जियाओ बोलती है शायद तुम भूल रहे हो ये वही घर है जो मैंने रेंट पर लिया है, तुम्हें यहाँ से दफा होना चाहिए। तभी वो औरत मीजी बोलती है मैं इस घर को खरीदने के लिए तैयार हूँ। जियांग बोलता है मीसी ना बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो इस घर को ना चुटकियों में खरीद सकती है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी यहाँ पर इस घर की मालकिन आ जाती है और वो इतने सारे लोगों को देखकर बोलती है इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो लेडी जियाओ को बोलती है तुमने पिछले महीने का रेंट और बिजली बिल भी नहीं दिया है, तुम्हें 3000 युआन पे करने हैं, इसलिए जल्दी से कर दो। जियांग बोलता है इसके पास 3000 युआन कहाँ से होंगे, इसको तो 2 लाख युआन कमाने में ही 3 साल लग गए थे और वो भी इसने मुझे ही दे दिए हैं। इसके बाद वो उसे बोलता है अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकती हो ना तो शायद मैं तुम्हें $200 दे दूंगा और आज रात तुम्हें सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। जियाओ बोलती है तुम लोगों को लग रहा है मैं एक गरीब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो एक मिलीनियर हूँ। ये सुनकर ओनर तो शौकी हो जाती है और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तुम अनाथ हो, ये सपने कहाँ से देख रही हो? अगर तुम्हारे हिसाब से तुम करोड़पति हो तो मेरे हिसाब से मैं चाइना का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। मेजी भी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है, इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलने के लिए 200 रुपए दे देती हूँ और उसके ऊपर पैसे भी फेंक देती है। चलो अब इस घर से दफा हो जाओ क्योंकि मैं ये घर पूरे 5 लाख युआन में खरीदने वाली हूँ।
जियाओ ओनर को बोलती है इसका 2 गुना मैं तुम्हें दूंगी। ओनर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओनर बोलती है लेकिन मैं पूरे पैसे कैश में लूंगी। जियाओ भी अपना सूटकेस उठाकर बोलती है मैं तुम्हें सारे पैसे कैश में ही दूंगी। ओनर खुशी खुशी उस सूटकेस को लेने लग जाती है। जियाओ बोलता है आप इस लड़की पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रही हैं? अगर इसके पास इतने सारे पैसे आ गए ना तो मैं अपने बाल ही कटवा लूंगा। जियाओ बोलती है अच्छा तो तुम्हें तो इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो सूटकेस को खोल देती है और इतने सारे पैसे देखकर ये लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। जियांग उनमें से जल्दी से कुछ पैसे उठाने वाला था लेकिन जियाओ उसे रोक देती है। इनको टच करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन जियांग तो उससे बड़े प्यार से बात करने लग जाता है क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है? वो बोलती है हाँ मैंने लॉटरी जीती है और ये सारे पैसे ना मैं तुम्हें दे दूंगी। जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर मिजी को तो गुस्सा आ रहा होता है। जियाओ उसे बोलती है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे बाल ना कटवाने होंगे। जियांग बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। क्या इतने सारे पैसों के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? तभी ओनर उस पर चिल्लाती है क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? ये सारा पैसा नकली है। इसके बाद जियांग और जियाओ जल्दी से पैसों को चेक करते हैं। मिजी तो उन पर हंसना शुरू कर देती है। बेचारी जियाओ के पैरों तले तो जमीन ही सरक जाती है। मिजी जियांग को बोलती है क्या अभी भी तुम इसके साथ ही रहना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं अब मैं इस घर को नहीं खरीद रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। ओनर भी उसे रोकने की कोशिश करती है। जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके पीछे भागकर चला जाता है लेकिन बेचारी जियाओ को तो इस बात का सदमा ही लग जाता है कि शादी में उसे धोखा मिल गया है। ओनर से बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। वो लोग 2 ब्रीफ केस जियाओ के सामने रखते हुए बोलते हैं मैडम हमें माफ कर दीजिएगा हमसे गलती हो गई थी। इस बार हम आपके लिए असली पैसे लेकर आए हैं। इसके बाद वो जल्दी से पैसे को चेक करती है और ओनर को बोलती है तुम्हें तो अब मुझ पर ट्रस्ट हो गया है ना? इस पैसे को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और अब से ये घर मेरा हुआ। नेक्स्ट सीन में वो मस्त सोफे पे बैठकर पैसे को गिन रही होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त लिन की कॉल आ जाती है। वो तो सीधा रोने लग जाती है मैं ना बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। प्लीज तुम ना मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। वो बोलती है ठीक है आज हम बीजिंग के सबसे महंगे और अच्छे वाले बार में जाने वाले हैं। उसकी दोस्त तो ये सुनकर शौक ही हो जाती है। इसके बाद जियाओ अमीरों की तरह तैयार होकर क्लब में पहुंच जाती है। लिन भी उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इवन जियाओ के साथ गार्ड भी आए होते हैं। जियाओ स्टाइल मारते हुए अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसे हाय बोलते हुए स्टाइल मारते हुए अपना चश्मा निकालती है। लिन तो उन गार्ड्स पर ही फिदा हो जाती है और उनसे बात करना शुरू कर देती है। जियाओ बड़े स्टाइल में अपना कोट निकालकर अपने गार्ड्स को देती है और बोलती है जाओ उसके बगल में जाकर बैठ जाओ। उसके बाद वो दोनों गार्ड्स लिन की बगल में आकर बैठ जाते हैं। लिन बोलती है तुम दोनों ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। इनमें से वो एक से पूछने लग जाती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बेचारा शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। लिन तो चिल्लाकर रोकने लग जाती है प्लीज तुम दोनों यहाँ से मत जाओ कितनी ज्यादा हैंडसम हो मेरा दिल टूट जाएगा ना। जियाओ से मारकर शांत करवाती है। लिन जियाओ से पूछती है ये सब क्या चल रहा है? मैंने अभी अभी सुना उन लोगों ने तुम्हें मैडम कहकर बुलाया और तुम मुझे बीजिंग के सबसे महंगे बार में लेकर आई हो। तुम्हें पता भी है यहाँ पर सब कुछ कितना महंगा है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी अमीर परिवार में तुमने शादी कर ली है? वो बोलती है मुझे किसी अमीर परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं है मैं तो खुद ही अमीर हूँ। वो बोलती है ये बात मुझे पहले पता क्यों नहीं चली? जियाओ बोलती है मुझे हाल ही में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इसलिए मैंने उससे ना बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और मन में सोच रही होती है वैसे भी 1 महीने के बाद मेरा डिवोर्स हो जाएगा इसलिए फालतू में इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। इसके बाद वो जल्दी से बारटेंडर को बुलाती है जो कि मेन्यू लेकर आता है और वाइन की कीमत पूरी 4 लाख लिखी होती है। लेकिन जियाओ बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई थी। वो मेन्यू को बंद कर देती है इसे दिखाने की जरूरत नहीं है चलो पॉइंट 1 लेकर आ जाओ। तभी जियांग यहाँ पर मिजी के साथ आता है और जैसे ही वो इन दोनों को देखता है क्या सीन है 2 गरीब लड़कियाँ एक साथ इतने महंगे क्लब में क्या कर रही हैं? और जियाओ को बोलता है क्या तुम्हें साफ सफाई का काम करने के लिए नहीं जाना है? लिन जियाओ से पूछते ये सब क्या हो रहा है? जियाओ बोलती है जो तुम अपनी आंखों से देख रही हो बहन वही हो रहा है। इस आदमी ने मुझे इस औरत के लिए छोड़ दिया। लिन जियांग से पूछती है क्या तुमने इस कद्दू के लिए मेरी प्यारी सी दोस्त को छोड़ दिया? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? पिछले 3 साल से ये लड़की तुम्हारे साथ थी और ऊपर से इसने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे भी जोड़े थे
ताकि तुम्हें घर दिला सके। इसके बावजूद भी तुमने उसे धोखा दे दिया। जियांग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। लिन बोलती है इस बेचारी ने उन पैसों को जोड़ने के लिए स्कर्ट भी नहीं खरीदी थी। इवन उसे कड़कती सर्दी में भी बाहर जाकर काम करना पड़ता था। जियाओ अपनी फ्रेंड को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। इस ड्रम जैसी औरत के लिए तुमने मेरी दोस्त को छोड़ दिया है। तुम ना बहुत ही ज्यादा बेकार हो। मीजी तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और जियांग को बोलती है देखो ना ये मुझे ड्रम कहकर बुला रही है। जियांग उसे शांत करने की कोशिश करता है, तुम तो सबसे ज्यादा सुंदर औरत हो। मीजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी लिन वोमिट की एक्टिंग करने लग जाती है। यहाँ पर कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, चलो कहीं और जाकर बैठते हैं। बारटेंडर उन्हें बताता है अब हमारे पास लग्जरी बॉक्स ही बचे हैं बैठने के लिए, तो क्या आप इसे बदलने का डिसीजन लेना चाहती हैं? तो वो तो जियाओ हाँ बोल देती है। तभी मीजी बोलती है गरीब औरतों के पंख कितने ज्यादा फैल रहे हैं। जियांग बोलता है तुम्हें पता भी है उनकी कीमत कितने की होती है? वो कम से कम 2 लाख के होते हैं। तुम दोनों गरीब लड़कियां उसकी पेमेंट कैसे करोगी? लिन उस पर चिल्लाने लग जाती है दूसरों की बेइज्जती करना ना बंद करो, वरना सामने वाला भी तुम पर चिल्ला सकता है। जियाओ उसे शांत कराते हुए बोलती है इस बेवकूफ के साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, चलो अपना बॉक्स चेंज कर लेते हैं। जियांग बोलता है क्या तुम भूल गई हो कि तुम गरीब हो? तुम यहाँ पर दारू का पैसा भी नहीं दे पाओगी। जियाओ तुरंत अपने बैग से ब्लैक कार्ड निकालती है और बोलती है इसमें अनलिमिटेड पैसा है, और वो बारटेंडर को कार्ड देकर पैसे काटने के लिए बोलती है। वो बोलता है इसकी कुल कीमत 1.8 मिलियन है। वाकई में क्या आप इसे स्वाइप कराने के लिए तैयार हैं? तो जियाओ हाँ बोल देती है। मीची बोलती है देखो तो इसको कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है नकली बिल पे करने की, लेकिन देखना अभी इसे थोड़ी देर में ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही बारटेंडर उसका कार्ड स्वाइप करता है तो पैसे तुरंत ही कट जाते हैं। इसके बाद इन दोनों लैला मजनू के होश उड़ जाते हैं। बारटेंडर बोलता है चलिए मैं आप दोनों को लेकर चलता हूँ। जियांग उसे बोलता है तुमने मुझसे इतने सारे पैसे कहाँ छुपा कर रखे थे? मीजी बोलती है जरूर ये किसी की मिस्ट्रेस बन गई होगी, तभी तो इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे आ गए। पता नहीं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए उसने कितने लड़कों को पटा रखा होगा। जियांग बोलती है मैं ना बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, पैसा तो मेरे लिए मामूली सी बात है। मीजी बोलती है आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली अमीर होना क्या होता है। इसके बाद वो अपना कार्ड निकाल कर देती है और बोलती है मेरे लिए वाइन लेकर आओ, उससे मुझे अपने हाथ धोने हैं। इसके बाद उसके लिए वाइन आ जाती है और उसमें वो अपने हाथ धो लेती है और बारटेंडर उसके हाथों को साफ करता है। जिसके बाद वो औरत अपनी अमीरी का दिखावा शुरू कर देती है, लेकिन तभी जियाओ बोलती है एक बोतल से क्या होता है, मेरे लिए 10 बोतल लेकर आओ। जिसके बाद उसके लिए 10 बोतल लेकर आई जाती हैं। जिसके बाद लिन डुबो कर उनमें अपने हाथ धोती है और फिर लोगों के थोपड़े के पास लाकर अपने हाथों को लहरा रही होती है। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों टेबल पर खड़ी हो जाती है और महंगी महंगी चीजों को मंगाना शुरू कर देती है। तभी यान यहाँ पर लीजू नाम की एक लड़की के साथ आ जाता है। जैसे ही वो जियाओ को यहाँ पर ये कारनामा करते हुए देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लीजू से बोलती है आज तो हमारे बार में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, आज तुमने दुगने पैसे कमाए हैं, इसलिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए। तभी उन्हें बिल भी दिखाया जाता है जो कि वो बहुत ज्यादा होता है। यान जियाओ के पास जाने ही वाला होता है, तभी उसके पास कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लीजू जियाओ के हाथ में ब्लैक कार्ड देख लेती है जो कि येन का होता है। जिसके बाद वो उसे सिक्योरिटी गार्ड से पकड़वा देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कार को चोरी करने की। जियाओ बोलती है ये कार ना मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। लीजू बोलती है ये कार्ड यान का है और भला वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर येन आ जाता है और बोलता है ये लड़की ना सच बोल रही है, ये मेरी वाइफ है और साथ ही ये बहुत ही अमीर परिवार से है जो कि फूजी परिवार है। जिसके बाद जियांग गिरकट की तरह अपना रंग बदल लेता है। वो जियाओ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे बोलता है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। वो बोलती है कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। जिसके बाद वो खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। लिन बोलती है मुझे लगता है इन लोगों को ना यहाँ से बाहर फेंकवा देना चाहिए। जिसके बाद गार्ड खींचते हुए उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। लीजू येन से बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इस तरीके की लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। अगर इसके पीछे कोई राज है तो मुझे बता दो, मैं किसी से भी शेयर नहीं करूँगी। क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो? लिन जियाओ को बोलती है ये लड़की तुम्हारे पति से इतने ज्यादा चिपक रही है, तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए। जियाओ बोलती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन येन भी चाहता था कि जियाओ बीच में आए।
और वो उसे इशारा कर कर बुला लेता है, लेकिन ज़ियाओ तो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। इसके बाद यैन उसे खुद से ही खींच लेता है और लीजू को बोलता है, जब मैंने पहली बार इसे देखा था ना तो मुझे पहली बार में ही इससे प्यार हो गया था और सेम इसका भी यही हाल था। और वो उसे बोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, जिसके बाद यैन उसे पैसों का लालच देता है। जिसके बाद ज़ियाओ तो ऐसे फटफट बोलना शुरू कर देती है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती। लीजू को तो गुस्सा आ जाता है, कुछ दिन पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम्हें पहली नजर में प्यार भी हो गया, क्या बात है, तुम ना यैन के लायक ही नहीं हो। ज़ियाओ बोलती है, मैं एक अमीर परिवार से हूँ तो मैं इसके लायक क्यों नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसे पताना चाहती हो। लीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन यैन उसका हाथ रोक कर उसे धक्का दे देता है। लीजू बोलती है, तुम इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। ज़ियाओ बोलती है, क्योंकि ये मेरा पति है। लीजू बोलती है, यहाँ पर आज मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यैन अपना कार फिर से ज़ियाओ को दे देता है और बोलता है, जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती हो। जाने के बाद लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ज़ियाओ से बोलती है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलती हूँ। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर ज़ियाओ अपनी फ्रेंड को भर भर कर शॉपिंग करवाती है। लिन को जो भी पसंद आता है वो उसे तुरंत दिलवा देती है। वो लोग पहले हैंडबैग खरीदती हैं और उसके बाद रिंग्स खरीदने के लिए जाती हैं। इसके बाद ये लोग फुल अमीरों वाली जिंदगी जी रहे होते हैं, बार में जाते हैं, वहाँ पर नाच गाना करते हैं। इसके बाद ये लोग पूल में जाते हैं। लिन ज़ियाओ को बोलती है, मुझे तो लग रहा है जैसे कि ये सब हमारा सपना है। ज़ियाओ बोलती है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तभी ज़ियाओ को मिस्टर चेन की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि अनाथ आश्रम को तोड़ा जा रहा है। ये सुनकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इधर हमें अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल्डोजर आ गया होता है उसे तोड़ने के लिए। तभी मिस्टर चैन बिल्डोजर के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, अगर तुम लोग अनाथ आश्रम को तोड़ना चाहते हो तो उससे पहले तुम लोगों को हमें खत्म करना होगा। वो बंदा उन लोगों पर बिल्डोजर चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ियाओ आकर उसे रोक लेती है। वो बोलती है, मैं ना बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया ना तो तुम लोगों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। एक बंदा बोलता है, जो लड़की बचपन से ही अनाथ आश्रम में रही हो, भला वो अमीर कैसे हो सकती है। बिल्डोजर पर खड़ा हुआ आदमी बोलने लग जाता है, अनाथ हो, यहाँ पर अमीर होने का नाटक करना ना बंद करो। लिन बताती है, ये फू परिवार के चेयरमैन की वाइफ है। वो बंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो इन्हें पता होना चाहिए, इस अनाथ आश्रम को तोड़ने का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि फू ग्रुप ने ही दिया है। जिसके बाद ज़ियाओ जल्दी से अपने पति को कॉल करती है, लेकिन यैन मीटिंग में होता है, इसलिए वो फोन को साइलेंट पर कर देता है। वो बंदा बोलता है, देखा ना, उन्होंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, लेकिन वो मेरा फोन जरूर उठा लेंगे। जिसके बाद वो फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई दूसरा लड़का कॉल उठाता है। इसका नाम किम होता है और इसकी साइड में लीजू बैठी हुई होती है। वो आदमी किम को बताता है, यहाँ पर एक लड़की हमारे काम में ना दखल अंदाजी कर रही है, इवन वो आपकी वाइफ होने का भी नाटक कर रही है। ये बोलकर वो फोन को स्पीकर पर डाल देता है। किम उसे बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी सामने आ रहा है उसे खत्म कर दो, और मेरी कोई वाइफ भी नहीं है। कॉल कटने के बाद लीजू से बोलती है, वो ना फूजिंग ग्रुप की बेटी है। किम बोलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि यैन ने ना किसी लड़की को ढूंढा है जो कि फूजिंग ग्रुप की बेटी होने का नाटक कर रही है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ ये आदमी अनाथ आश्रम को तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। तभी ज़ियाओ उसे रोक कर बोलती है, मैं इस जमीन को ना खरीदना चाहती हूँ। वो बोलता है, क्या तुम्हें इस जमीन की कीमत का पता भी है। वो बोलती है, मुझे ना बस एक दिन का समय दो, मैं जमीन को खरीद लूंगी। और वो उसे अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाती है। इस ब्लैक कार्ड को देखने के बाद तुम मुझे बस एक दिन का टाइम दो, अगर मैं पैसे लेकर नहीं आई तो इसको तुम रख लेना। वो बंदा उस ब्लैक कार्ड को देखकर सोचता है, ये तो फू परिवार का है, इसका मतलब जरूर इसका फू परिवार से कोई रिश्ता है। चलो मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, और उस ब्लैक कार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर यैन अपने घर पर आ जाता है और लीजू उसे मिलने के लिए आती है। यैन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीजू बोलती है, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ, 30 साल पहले तुम्हें यहाँ पर लेकर आया गया था। वो बोलता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है और ना ही मुझे कुछ सेलिब्रेट करना है। लीजू बोलती है, नाराज मत हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उस लड़की से अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। और वो उसे जबरदस्ती हक कर लेती है। यैन उसे दूर हटने को बोलता है, लेकिन वो हटती ही नहीं है।
लेकिन तभी वहाँ पर ज्याओ आ जाती है और उसे दूर हटा देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पीठ पीछे मेरे घर को तोड़ने की? अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ हॉस्पिटल में। लीजू बोलती है मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ। वो बोलती है बाहर में जाए तुम्हारी दोस्ती, मुझे ना सब नजर आ रहा है। तुम्हारी गंदी नजर मेरे पति पर है। और यन का हाथ पकड़ कर लीजू को बोलती है कोई जरूरत नहीं है मेरे पति के आसपास भटकने की। यन तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है आज तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? एक्चुअली मैं उस टाइम पर ना मीटिंग में था। वो बताती है आज ना फू ग्रुप की तरफ से किसी ने अनाथ आश्रम को तोड़ने के लिए भेजा था। यान उससे पूछता है लेकिन तुम आज अनाथ आश्रम क्यों गई थी? लीजू बोलती है जरूर ये अपने पुराने आशिक से मिलने के लिए गई होगी ना। वो बोलती है मैं उस अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, वहाँ के बच्चों और डीन से मेरी अच्छी जान पहचान है, इसीलिए मैं बस उन लोगों से मिलने के लिए गई थी। लेकिन मुझे लगता है जरूर तुमने ही अपने आशिक को वहाँ पर भेजा होगा उस अनाथ आश्रम को तोड़ने के लिए। वैसे मेरे ख्याल से ना पहले तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। लीजू तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, क्या तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है? ज़ियाओ बोलती है बात करने की तमीज तो तुम्हें नहीं है। बोलती है बात करने की तमीज तो तुम्हें नहीं है, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? लेकिन यन उसे शांत करवा देता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसने बताया कि यह अनाथ आश्रम में पली बली है, हो सकता है मुझे वहाँ पर कोई सबूत मिल जाए, क्या पता यही फूजिंग परिवार की बेटी हो। ज़ियाओ यन को बोलती है अनाथ आश्रम को तोड़ा जा रहा है इसलिए मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी है। अगर अनाथ आश्रम को तोड़ दिया जाएगा तो वो बेचारे नन्हे बच्चे कहाँ पर जाएंगे? वो सभी अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए तुम्हें उसको तोड़ने का इरादा बदल देना चाहिए। लीजू यन को बोलती है तुमने उस अनाथ आश्रम को तोड़ने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, इसलिए तुम्हें इस लड़की की वजह से अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। ज़ियाओ बोलती है हस्बैंड प्लीज कुछ करो ना। यन बोलता है नहीं, पहले ही सारी प्लानिंग हो चुकी है और उन बच्चों को ना दूसरे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा। वो बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो? यन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, यानी कि एक अमीर बंदे की वाइफ हो, इसलिए ऐसे छोटे मोटे मैटर के लिए मुझे कॉल मत किया करो। ये सुनकर ज़ियाओ को तो गुस्सा आ जाता है, अच्छा तो तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में यन अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है उसी अनाथ आश्रम के मैटर को लेकर। वो अपने भाई को डांट रहा होता है पहले तुम्हें अनाथ आश्रम से लोगों को हटाना चाहिए था, ना कि वहाँ पर सीधा बिल्डोजर चलाने के लिए भेजना था। उसे डांटने के बाद यन तो वहाँ से चला जाता है और किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर ये बंदा बिल्डोजर लेकर आ जाता है और ज़ियाओ को बोलता है तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हमें पैसे दो। लेकिन ज़ियाओ के पास पैसे नहीं होते, वो सभी बच्चों को अंदर भेज देती है और खुद बिल्डोजर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। वो आदमी कुछ कर पाता है इससे पहले वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से वो बिल्डोजर वाला बंदा वहीं पर रुक जाता है। एक्चुअली में ये सब ज़ियाओ का प्लान होता है, उसने ही वहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाया था ताकि वो सभी को दिखा सके कि यहाँ पर कितना ज्यादा गलत हो रहा है। रिपोर्टर ज़ियाओ को बोलते हैं मिसेस वो आप यहाँ पर पली बड़ी हैं, उसके बावजूद भी इसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो बिल्डोजर वाला बंदा बोलता है ये मिसेस वो नहीं है और अभी भी फूजी ग्रुप की बेटी लापता है। इवन वो ज़ियाओ को चाटा लगाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यन आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद वो बंदा तो शॉक ही हो जाता है। इसके बाद यन ज़ियाओ से पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, तुमने इन रिपोर्टर्स को यहाँ पर क्यों बुला रखा है? वो बोलती है मैं इस अनाथ आश्रम को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे प्यारे पति अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो अपने इस प्लान को बदल दो, क्या मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते? ये सुनकर तो वो उसे गुस्से में घुरने लग जाता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ज़ियाओ बोलती अगर इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने तुम मुझे परेशान करोगे या फिर मना करोगे तो तुम्हारी इमेज की तो धज्जियां ही उड़ जाएगी, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम मेरी इस बात को मान लो। यन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल देता है ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा, और अनाउंस कर देता है कि हम इस अनाथ आश्रम को नहीं तोड़ेंगे। रिपोर्टर्स बोलते हैं आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद यन तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ज़ियाओ अपनी फ्रेंड लिन को बोल रही होती है वो ऐसा करना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने जबरदस्ती उसे ऐसा करवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि अब वो मुझे पैसे ही ना दे। लिन उसे बोलती है वो तुम्हारा पति है, तुमसे प्यार करता है, एक काम करो तुम ना उसको जाकर मनाओ, तुम ना उसे कोई प्यारा सा तोहफा दे दो।
वो बोलती है भला मैं उसके लिए क्या ही खरीद सकती हूँ, बताओ क्या सबसे महंगा है जो उसे पसंद आएगा। लिन बोलती है महंगा तोहफे देने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा दो जो पहले कभी उसे किसी ने ना दिया हो। वो बोलती है मैं उसे क्या दे सकती हूँ, जिसके बाद लिन अपने बैग से एक छोटी सी की निकालती है। तुम उसे ये दे सकती हो। जियाओ बोलती है ये तो वही डॉल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी जब तुम्हारा बर्थडे था। वैसे ये डॉल ना बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे नहीं लगता उसे ये पसंद आएगी। लिन बोलती है देखो इसे तुमने ना अपने हाथों से बनाया है, इसलिए उसे ये डॉल ना बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तुम उसे एक बारी से देख कर तो देखो। जिसके बाद लिन जियाओ को लेकर यन के पास आ जाती है और यन को बोलती है मैंने इसकी चोट पर दवाई लगा दी है, वैसे इसके पास ना आपके लिए एक सरप्राइज है। और बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है। यन उसे पूछता है बताओ अब तुमने कौन सा नया प्लान बनाया है, बताओ मेरे लिए कौन सा सरप्राइज लेकर आई हो और कितने पैसे खर्च किए हैं। वो बोलती है मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। वो उसे उस कीचेन को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे हट जाती है। इसी खींचातानी में वो कीचेन नीचे गिर जाता है और उस पर येन का पैर पड़ जाता है। जियाओ गुस्से में उसे उठाती है और बोलती है तुमने इस पर पैर रख दिया, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, और उसके हाथ में दे देती है। येन जैसे ही उसे देखता है तो उसके पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। देख कर जियाओ तो शौक हो जाती है, लगता है मेरी पोल खुल गई है कि मैंने इसे अपनी फ्रेंड का तोहफा दे दिया। लेकिन येन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज सच में उसका बर्थडे होता है और सोच रहा होता है इसे मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, मेरे बर्थडे वाले दिन ये अपने हाथों से मेरे लिए कीचेन बना कर लाई है। और बोलता है शुक्रिया, पहली बार किसी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई तोहफा दिया है। जियाओ तो शौक हो जाती है क्या तुम तो CEO हो ना, तो तुम्हें कभी किसी ने कोई तोहफा क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हारा बर्थडे कभी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। वो बोलता है मैं ना इस फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, भला कोई मेरा बर्थडे क्यों ही सेलिब्रेट करेगा। वो बोलती है कोई नहीं अब मैं सेलिब्रेट करूंगी। वो बोलता है इसकी ना कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं इस डॉल को ना अपने से थोड़ा दूर रखूंगा क्योंकि रात को अगर मैंने इसे देख लिया ना तो मुझे भयानक सपने आएंगे। देखो जरा ये बिल्कुल ना तुम्हारी तरह है। ये सुनकर जियाओ को तो गुस्सा आ जाता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो, आज के बाद ना मैं तुम्हें कोई भी तोहफा नहीं दूंगी। और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद येन अपने मैनेजर को वो डॉल देकर बोलता है जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालो। दूर से जियाओ चिल्ला रही होती है मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। येन बोलता है मैं ना मजाक कर रहा था और उसके पीछे भाग कर जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी बोर्ड मेंबर्स येन पर चढ़ रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर एक लड़की के चक्कर में तुम हमारा इतना बड़ा घाटा कैसे करवा सकते हो। यान बोलता वो कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि फूजी ग्रुप की बेटी है। किन बोलता है हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें, हम में से कोई भी उस लड़की को नहीं जानता है और ना ही कभी देखा है। जिसके बाद सभी बोर्ड मेंबर्स बोलने लग जाते हैं तुम ना उस लड़की को हमसे मिलवाओ, एक काम करो तुम उसे कंपनी में लेकर आ जाओ और उसे इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर काम पर रखो, जिसके लिए येन भी मान जाता है। नेक्स्ट डे जियाओ जैसे ही कंपनी के बाहर आती है तो शौक हो जाती है, ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लास्ट नाइट येन जियाओ को बताता है तुम्हें ना हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करनी होगी और बदले में तुम्हें 1 मिलियन की सैलरी मिलेगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम फूजी ग्रुप की बेटी हो क्योंकि सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। प्रेजेंट में जियांग वहाँ पर आ जाता है। जियाओ से अपनी रिंग दिखाकर बोलती है देखो जरा मैं पहले से शादीशुदा हूँ, बेटर रहेगा कि तुम मेरे आगे पीछे घूमना ना बंद कर दो। लेकिन जियांग उसे परेशान करने लग जाता है तो वो उसे पीटना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर येन भी लीजू के साथ आ जाता है। लीजू बोलती है मुझे लगता है हमें ना इस कपल को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए ना। येन उसे बोलता अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता तो अपनी जुबान पर ना लगाम रखा करो। इसके बाद वो जियाओ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ कर बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, ये जूता हाथ में पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पैर में पहनने के लिए होता है। जिसके बाद वो चुपचाप उस जूते को पहन लेती है। जियांग बोलता है यहाँ पर ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए आया हूँ, तुम होते कोनो बीच में आकर बकवास करने वाले। लीजू जल्दी से येन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है जो लोग पहले से ही गरीब होते हैं उन्हें चाहे जितना मर्जी पैसा मिल जाए वो अपनी नीयत नहीं बदलते। येन जल्दी से जियाओ की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद जियाओ जल्दी से लीजू को धक्का देकर बोलती है बार बार दूसरों के पतियों से चिपकना ना अच्छी बात नहीं है, और अगर तुम सच में मेरे पति को पसंद करती हो तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें इसकी मिस्ट्रेस बनने की इजाजत दे सकती हूँ।
लीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जियाओ चिल्लाकर बोल रही होती है, अरे सुनो जरा, मैंने यहाँ पर अपने पति के लिए एक मिस्ट्रेस को रखा है। ये सुनकर तो यन को भी हंसी आ जाती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और लीजू तो बस मुंह बनाकर खड़ी रह जाती है। उसके बाद वो जियांग को डांटती है। एक्चुअली में जियांग लीजू के कहने पर ही यहाँ पर आया था। नेक्स्ट सीन में ये लोग मीटिंग रूम में होते हैं। जियांग की बॉडी तो बुरी तरीके से कांप रही होती है। यन उसे ऐसे हिलते हुए देखकर बोलता है, क्या तुम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हो? वो बोलती है, घबराना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। वो बोलता है, दिमाग से काम लो, इस तरीके से परेशान होने की ना जरूरत नहीं है, कांपना बंद करो, ये काम ना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो बोल रही है, मैं कहाँ कांप रही हूँ। यन उसकी बॉडी को फिंगर से टच करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में तुम कांप नहीं रही हो? जिसके बाद जियाओ बड़ी मुश्किलों से अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, मेरी ना एकदम फटी हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे तो लगता है तुरंत उनके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी और वो लोग मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। यान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना है जैसे कि तुमने नीचे किया था। जिस जोश में तुम नीचे गालियां दे रही थी ना, बस उस जोश में तुम्हें यहाँ पर बात करनी है। वैसे भी यहाँ पर जो लोग आएंगे ना, वो तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हैं। वो सब तुम्हारे बाप के नौकर है और उन सबको तुम्हारा भी नौकर बनना है, इसलिए तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों से बात करना। जिसके बाद जियाओ तो फुल कॉन्फिडेंस में यहाँ आ जाती है। तभी यन के पास एक कॉल आ जाती है, इसलिए वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जियाओ तो फुल एटीट्यूड के साथ बैठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर किन आ जाता है। लेकिन जियाओ पीछे मुड़कर नहीं देखती और उसकी हार सुनकर बोलती है, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल की तरह ही पेश आऊंगी। वैसे अमीर होना अच्छी बात है, काश मैं जिंदगी भर के लिए अमीर हो पाती। उसकी ये सारी बातें ना किन रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो फुल कॉन्फिडेंस से उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो अब तुम्हें पड़ने वाला है क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। जिसके बाद जियाओ तो घबरा जाती है और अपना दिमाग चलाने लग जाती है, आगे अब मैं क्या करूँ? और उसे बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। लेकिन किन तो धीरे धीरे उसके करीब आने लग जाता है और जियाओ उसे पीछे हटने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर यन आ जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से यन के पास आ जाती है और बोलती है, फाइनली तुम आ गए। यन किन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किन बोलता है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ना, तो मैं बस यहाँ पर चेक करने के लिए आया था। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बोर्ड मेंबर बोलता है, दिखने में ये लड़की सच में बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह ही लगती है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है, कोई भी किसी की तरह मिलता जुलता दिख ही सकता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये ग्रैंडपा की ही डॉटर है। यान बोलता है, ये वाकई में ही उनकी डॉटर है और ये कंपनी भी इसी की है। किन बोलता है, अगर ये कंपनी उनकी बेटी के हाथों में जा रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कंपनी किसी गलत इंसानों के हाथों में चली गई तो मिस्टर फूजे की तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। और वैसे ये लड़की उनकी डॉटर नहीं है, इसका सबूत मेरे पास है। और वो उस रिकॉर्डिंग को चला देता है। लेकिन यन तो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देता है, जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और किन का दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ अपना काम कर रही होती है। लीमो नाम की लड़की उसके साथ बात करने लग जाती है। इवन वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है और उसे काम के बारे में सब कुछ समझा रही होती है। तभी पीछे से जू आती है और दो लड़कियों को जाओ के पास भेज देती है उसे परेशान करने के लिए। ये दोनों लड़कियां आते ही जाओ के ऊपर चढ़ जाती है और सीधा झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। लीमो तो जल्दी से डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जियाओ बोलती है, तुम लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद वो टेबल के नीचे से अपने पैसों का सूटकेस निकालती है और जैसे ही वो सूटकेस को खोलती है तो इतने सारे पैसे देखकर सबकी आंखें चमक जाती हैं। जियाओ बोलती है, सबके पास पैसे कमाने का मौका है, जो इन लड़कियों को थप्पड़ मारेगा उसे 10,000 मिलेंगे। जिसके बाद वो एक लड़की को पैसे ऑफर करती है, चलो जल्दी से आकर मारो, लेकिन वो डर की मारी मना कर देती है। तभी वो दूसरी लड़की को बोलती है, अगर तुम इसे मारोगी तो मैं 20,000 दूंगी, और वो लड़की ऐसा कर देती है। जिसके बाद वो पहली वाली लड़की में कॉन्फिडेंस आ जाता है और बोलती है, क्या तुम मुझे कोई चांस दे सकती हो? जिसके बाद सभी लोग उसे थप्पड़ मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सबके पास पैसा कमाने का अच्छा मौका था। दूसरी तरफ लीमो
येन के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है आपकी वाइफ को ना परेशान किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आता है तो देखता है यहाँ पर हमारी हीरोइन तो लोगों को पैसे बांट रही होती है और सभी लोग उस लड़की को थप्पड़ मारकर जा रहे होते हैं। जो लड़की पिट रही होती है वो जाकर सीधे येन के पैर पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन येन तो उसे साइड में धक्का दे देता है। जियाओ तो येन को देखकर एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे चोट लगी है। मेरे पैर में ना बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद येन उस लड़की को जॉब से फायर कर देता है और जियाओ को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो जैसे ही उसे केबिन में लेकर आता है तो उसे समझाता है तुम्हें कंपनी में इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, वरना लोग बोलेंगे कि तुम पैसों का घमंड दिखाती हो और बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। जियाओ बोलती है मेरे साथ गलत हो रहा था, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, पहले शुरुआत उन लोगों ने ही की थी। लेकिन जियाओ उसे डांट देता है जिसके बाद वो नाराज होकर अपना फेस घुमा लेती है और उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो येन तो वहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद वो फोन में उसकी फोटो खोलती है और उसे गालियां देने लग जाती है और साथ ही स्क्रीन पर पंच मार रही होती है। बेचारी असली में तो उसे मार नहीं सकती ना। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, देखो मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आया हूँ। जियाओ तो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जैसे ही वो देखती है येन उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रहा है तो वो तुरंत बैठकर दवाई लगवाना उससे शुरू कर देती है। ये देखकर येन को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो किन को साइड करता है और जियाओ को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और साइड में लाकर उसे बहुत ज्यादा सुनाता है ऐसे दूसरे आदमियों से तुम्हें अपने काम नहीं करवाने चाहिए। और फिर वो उसके पैर पर मेडिसिन भी लगाता है। नेक्स्ट सीन में लीमो जियाओ को एक मीटिंग में लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही जियाओ वहाँ पर येन को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। लीमो बोलती है अगर तुम ऐसे चली गई तो उन्हें लगेगा कि तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए आपको यहाँ पर रुकना चाहिए और वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसके बाद वो मीटिंग में रुक जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी जियांग भी वहाँ पर वेटर बनकर आ जाता है और वो चुपचाप जियाओ के ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिला देता है, जिसके बाद वो होश में नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में जियाओ एक पेड़ पर लटकी हुई होती है और येन उसे चलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जियाओ तो पेड़ को कसकर पकड़कर खड़ी हो जाती है और जाने से साफ मना कर देती है और येन को बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इवन मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा। येन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जियाओ तो अभी भी पेड़ पर चिपक कर खड़ी हुई होती है। तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है और उसे अपनी कार की बैक सीट पर लिटा देता है, जहाँ पर पहले से ही लीजू बैठी हुई होती है। वो बोलती है मैंने इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, इस बार हमारी प्लानिंग बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद जियांग उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। जियाओ तो अभी भी बेहोश होती है। जियांग उसे बोलता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इससे पहले जियांग उसके साथ कुछ कर पाता। येन वहाँ पर आ जाता है और जियाओ को बचा लेता है, इवन वो जियांग को पुलिस से अरेस्ट भी करवा देता है। इसके बाद येन उसे घर लेकर आ जाता है, लेकिन जियाओ तो अभी भी होश में नहीं होती, वो उसके चिपके जा रही होती है। जिसके बाद येन उसे उठाकर सीधे बाथ टब में फेंक देता है और उसे पानी से नहला देता है। जिसके बाद फाइनली वो होश में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, तभी लीजू वहाँ पर आ जाती है। जियाओ की फोटोज दिखाने लग जाती है जहाँ पर वो मीटिंग में गई थी। एक्चुअली में वो वहाँ पर येन के साथ थी, पर इन्होंने फोटो ऐसे लिए थे जैसे कि वो किसी और बंदे के साथ बैठी है। यहाँ पर इवन उस बंदे की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और वो जियाओ को ब्लेम करने लग जाती है तो मेरे पति को सेड्यूस कर रही थी। फिर वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और उसे खींच कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ मस्त बैठ कर ड्रामा देख रही होती है, तभी पीछे से येन आ जाता है और उसे रंग के हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो जल्दी से स्क्रीन बंद कर देती है और उसे छुपाने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग मीटिंग रूम में होते हैं जहाँ पर येन जियाओ पर चिल्ला रहा होता है तुम इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हारी वजह से कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही बेइज्जती भी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन तभी किन खड़े होकर बोलने लग जाता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ है, क्या मालूम वाकई में इसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो, एक बार तुम इसकी बात तो सुन लो। यान बोलता है तुम्हें ना ज्यादा सपोर्ट करने की इसे जरूरत नहीं है। किन बोलता है मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो, मैं साबित कर दूंगा कि ये गलत नहीं है बल्कि इसके साथ गलत हुआ है।
अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें अपनी जगह ना मुझे देनी होगी और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनूंगा, जिसके लिए यन मान भी जाता है। नेक्स्ट सीन में लीजू किन पर चिल्ला रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ये क्या कर दिया। वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा, इन सब चीजों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन एक नकली सबूत दिखाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि जियाओ ने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद वो येन को बोलता है चलो अब जल्दी से अपनी चेयरमैन की कुर्सी मेरे हवाले कर दो। लेकिन येन तो उस वीडियो को चला देता है जहाँ पर ये लोग रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद इनकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है और तभी पुलिस ऑफिसर आकर इन लोगों को अरेस्ट कर यहाँ से ले जाता है। लेकिन लीजू यहाँ पर जियाओ के नकली पेरेंट्स को लेकर आ जाती है, जहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं और ये नकली मॉम डैड भी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो लोग तो सीधा जियाओ से चिपक जाते हैं, हमारी प्यारी बेटी तुम कैसी हो। जियाओ तो अचानक से अपने नकली पेरेंट्स को देखकर हैरानी हो जाती है, अचानक से मेरे पेरेंट्स कहाँ से पैदा हो गए। लेकिन यन जियाओ को अपनी साइड कर लेता है और उन लोगों से पूछता है तुम दोनों कौन हो। वो बताते हैं हम इसके माँ बाप हैं। यन बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और वो उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, जिस पर वो औरत भी अपनी पॉकेट से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर दिखाने लग जाती है। लेकिन यन उन्हें कंपनी से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद ये लोग कंपनी के बाहर तमाशा करने लग जाते हैं। तभी यन आकर पूछता है क्या तुम लोगों के पास कोई और सबूत है इस डीएनए टेस्ट के अलावा। लेकिन इन लोगों के पास कोई और सबूत था नहीं, इसलिए बार बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ही दिखा रहे होते हैं। वो बोलता है अगर ये तुम्हारी बेटी है तो इसकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान जरूर होगा जो तुमने देखा होगा। तभी लिन वहाँ पर उन लोगों के बेटे को लेकर आ जाती है। उन लोगों का बेटा तो उन्हें डांटने लग जाता है, आप पैसों के लिए इतने ज्यादा पागल कैसे हो गए हैं। साथ ही वो यन और जियाओ से भी माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद वो लोग बता देते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ लीजू के कहने पर ही किया था। नेक्स्ट सीन में लीजू रोड पर कुछ लोगों को पड़े हुए देखती है तो वो उनकी मदद करने के लिए जाती है। तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। जैसे ही जियाओ को होश आता है तो येन भी उसके साथ ही बंधा हुआ होता है। एक्चुअली में लीजू ने ही इन दोनों को किडनैप किया था। वो उन लोगों को मार पाती उससे पहले येन अपने हाथ खोल लेता है और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से चाकू निकाल कर येन पर हमला करने वाली होती है। लेकिन जियाओ बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है, जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर येन को बोल रहे होते हैं चाकू जियाओ की किडनी पर लग गया है, जिससे हमें उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट करना होगा, पर हमें उनके लिए कोई किडनी मिल नहीं रही है। यान बोलता है तो मैं उसे अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद इन लोगों का ऑपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जियाओ को होश आता है तो येन भी बगल में बैठा होता है। लिन अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है, जो उसके लिए बड़ा टेस्टी खाना भी लेकर आई होती है। इसके बाद जियाओ घर पर होती है और जैसे ही येन उसके पास आकर बैठता है तो जियाओ उससे अच्छे से बात ही नहीं करती। वो पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो बोलती है अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म हो चुका है। वो बोलता है लेकिन अभी भी हम हस्बैंड वाइफ है, मैंने तुम्हें डिवोर्स थोड़ी दिया है। वो बोलती है मुझे ना अपने 5 मिलियन चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियाओ के घर में घुस आता है। वो उससे अपना बदला लेने के लिए आया होता है। जियाओ जल्दी से येन को कॉल करती है। इधर येन जियाओ के किचन को देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जियाओ का कॉल देखता है तो तुरंत घर की तरफ भाग जाता है। इधर जियाओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दरवाजा नॉक होता है तो जियांग वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जियांग जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है जियाओ तो बेहोश पड़ी है। जिसके बाद येन कॉल कर बोलता है 1 घंटे के अंदर जियांग अरेस्ट हो जाना चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो जियाओ को जगाने की कोशिश करता है। वो जाग भी जाती है लेकिन उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो जागती है तो बगल में येन को देखकर शॉक हो जाती है और फिर कल रात की बातें याद करने लग जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ पर रखे हुए चेक को उठाती है, जो कि 5 मिलियन का होता है। जिसके बाद वो डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर देती है और उस चेक को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही येन जागता है तो वो जियाओ को ढूंढता है। वो नहीं दिखती तो उसकी नजर डस्टबिन में जाती है। जैसे ही वो डिवोर्स पेपर को देखता है तो शॉक हो जाता है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चाइना वापस आती है अपने 5 साल के बेटे के साथ। जियाओ सबसे पहले अपने बच्चे को लेकर लिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर लिन
यन को बुला लेती है और यन अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो जियाओ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ तो मानने का नाम ही नहीं लेती। जिसके बाद वो उसे बोलता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, और उसे वही डोल दिखाता है। उस डोल को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे एक और चांस देने के लिए भी मान जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है और यहीं पर इस कहानी का टी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।